हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सप्लाई क्या होता है और सप्लाई को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। और एक और बात, ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। और अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट 2 डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, आज के ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि सप्लाई क्या होता है और सप्लाई को कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में देके रखा है, जनरली बहुत से लोग जो होते हैं, लेमैन जिसको हम कहते हैं या तो कॉमन मैन होते हैं, वो लोग स्टॉक और सप्लाई दोनों के एक ही चीज मानते हैं कि भाई स्टॉक बोलो या सप्लाई बोलो एक ही होता है। बट इकोनॉमिक्स के अंदर ये दोनों टर्म अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग इस कंसेप्ट को बहुत ही इजीली पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, स्टॉक क्या होता है और सप्लाई क्या होता है। इन तीनों के बीच में आपको फर्क मालूम होना चाहिए। आपको मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक कंपनी है जो वो पर्टिकुलर एक XYZ गुड्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मान लो एक कंपनी है जो मोबाइल प्रोड्यूस करती है। अब वो मोबाइल जो है मान लो 10,000 यूनिट्स यानी कि 10,000 मोबाइल्स का उन्होंने प्रोडक्शन किया। अब प्रोडक्शन करने के बाद जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा माल यानी पूरे के पूरे गुड्स जो प्रोडक्शन किया है जिसका वो मार्केट में बिक जाए। तो मान लो 10,000 में से सिर्फ और सिर्फ कंपनी के 8,000 मोबाइल्स ही मार्केट में सप्लाई हो पाते हैं, मार्केट में बिक पाते हैं। बट अभी भी 2,000 मोबाइल बचे हुए हैं। तो जो मार्केट में बेच दिया, जो सप्लाई हो चुका है उसको हम लोग सप्लाई कहेंगे और जो 2,000 बचे उसको स्टॉक कहा जाएगा। तो इस चीज को लेकर आपको बहुत क्लियर रहना है कि जो भी टोटल प्रोडक्शन यानी कि जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से जो मार्केट में बेच दिया जाता है, सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, उसको सप्लाई कहते हैं। और जो गुड्स बिक नहीं पाता या तो फिर वो लोग स्टोर करके रख रहे हैं फॉर देयर फ्यूचर नीड्स यानी कि फ्यूचर में वो बेचने के लिए उनको स्टोर करके रख रहे हैं, तो उसको कहा जाता है स्टॉक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक चीज बताई कि प्रोडक्शन, स्टॉक और सप्लाई क्या होता है। आगे हम लोग बात करें तो हम लोग मीनिंग देखते हैं सप्लाई यानी क्या। तो देखो, ये चीज सिर्फ और सिर्फ बीकॉम वालों के लिए नहीं, 11th 12th सभी स्टैंडर्ड्स के लिए ये चीज कॉमन है। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा आप। तो देखो, सप्लाई का मीनिंग क्या है। ऑल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये चीज आप लोग याद रखना कि हमेशा जो सप्लाई होता है ना, उसमें एक चीजें नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है जो कोई भी सप्लाई को इफेक्ट करती है। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं कि जब आप सप्लाई के बारे में पढ़ो ना, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप सप्लायर हो, यानी कि आपको कैसा सोचना है कि आप खुद सप्लायर हो। और जब आप डिमांड के बारे में पढ़ो तो आपको सोचना होगा कि आप खुद एक कस्टमर हो, कस्टमर की तरह आपको बिहेव करना होगा कि कस्टमर क्या सोचता है। ठीक है, बट यहां पे हम लोग किसके बारे में सोचेंगे कि आप कौन हो, सप्लायर हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो फिर सिर्फ चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा, तो हम लोग जो बेचेंगे वो मार्केट में गुड्स बेचेंगे। बट गुड्स बेचने के लिए हम लोग को कुछ कंडीशन चाहिए, 4 चीजें होगी तभी जाके हम लोग मार्केट में गुड्स बेच पाएंगे। सबसे पहली चीज कि आप एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचोगे गुड्स को। दूसरी चीज, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचोगे, यानी कि एक पर्टिकुलर भाव पे बेचोगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचोगे। आपके अंदर वो चीज बेचने की विलिंगनेस होनी बहुत जरूरी है। ये चीज याद रखना, हमेशा आपको सप्लायर सोचना है कि अगर मान लो आपको कोई भी गुड्स मार्केट में बेचना है तो क्या आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को होता है विलिंगनेस यानी क्या, तो विलिंगनेस यानी होता है इच्छा। आपके अंदर इच्छा तो होनी चाहिए। मान लो आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी है बट आपके अंदर इच्छा ही नहीं होगी, तो क्या आप गुड्स को बेच पाओगे? नहीं। तो विलिंगनेस यानी यहां पे हम लोग डिजायर ले सकते हैं, विश हम लोग इसको लिख सकते हैं। विश याद रखना कि आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए उस चीज को बेचने की। आपके अंदर कैपेसिटी होनी बहुत जरूरी है। आपके अंदर इच्छा तो बहुत है बट आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आप कोई भी गुड्स को मार्केट में बेच पा रहे हो, तो भी आप बेच नहीं पाओगे। ठीक है, तो 4 चीजें होगी तभी जाके आप मार्केट में क्या कर पाओगे, गुड्स को बेच पाओगे। और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। चलो, क्लियर हो गया सभी लोग को। आगे बात करें तो सप्लाई क्या है। तो सप्लाई हमेशा याद रखना कि वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू स्टॉक होगा। कभी भी स्टॉक से ज्यादा सप्लाई हो ही नहीं सकता। एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो मार्केट के अंदर हमने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। से फॉर एग्जांपल हम लोग पेन बनाते हैं, मार्केट में 1000 यूनिट्स के पेन बेचने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, उसका प्रोडक्शन किया जाएगा।
प्रोडक्शन करने के बाद मैं क्या करूंगा, स्टॉक मेंटेन करूंगा, मतलब कि 1000 यूनिट का मैंने स्टॉक मेंटेन किया। अब क्या होगा, सप्लाई किस में से किया जाएगा, इस 1000 यूनिट में से। उसके अलावा तो मेरे पास और कोई गुड्स है नहीं तो मैं बेच पाऊंगा। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जो सप्लाई होता है ना वो कितना होगा, या तो लेस देन और इक्वल टू द स्टॉक, यानी इससे कम हो सकता है या इतना हो सकता है, इससे ज्यादा सप्लाई हो सकता नहीं है। क्योंकि बहुत बार कोई भी प्रोड्यूसर होता है, यानी सप्लायर, हम लोग खुद को सप्लायर मान रहे हैं, वो क्या करता है, प्रोडक्शन कर रहा है। अब मार्केट में सप्लाई कब करेगा, जब उसके पास स्टॉक होगा तभी सप्लाई कर पाएगा। तो ये चीज याद रखना, हमेशा वो 1000 यूनिट या तो मान लो 800 यूनिट या तो वो कर सकता है 700 यूनिट, इस तरह से वो मार्केट में बेच सकता है। चलो क्लियर हो गया होगा आपको मीनिंग और ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ते हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। सबसे पहले मैं बात करूं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो देखो, सप्लाई यानी कि जब आप मार्केट में गुड्स बेचते हो, यानी कि आप कोई सप्लाई करते हो, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ता है या तो सप्लाई कम होता है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें तो दो ही चीजें हैं, एक तो है प्राइस, यानी कि प्राइस की वजह से सप्लाई बदलता है, और दूसरा है प्राइस मतलब कि फैक्टर अदर देन प्राइस, यानी कि प्राइस के अलावा जितने भी बचे वो सारे अदर फैक्टर्स इन लोग ने बोल दिए हैं। ठीक है, टोटल 9 फैक्टर है जो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करें तो प्राइस ऑफ गुड्स। देखो, प्राइस ऑफ गुड्स ना सप्लाई को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। आपको यहाँ पे ये मान के चलना है कि आप जो हो वो सप्लायर हो जो मार्केट में सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे हर एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो प्राइस और सप्लाई, इन दोनों में ही फर्क आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एग्जांपल देता हूं। मान लो आप कोई एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आप जो है वो एप्पल मार्केट में बेचते हो। अब आपके पास स्टॉक है, तभी जाके आप मार्केट में सप्लाई कर पाओगे। मान लो आपने एप्पल का जो स्टॉक है वो खरीद के रखा है 80 रुपीज केजी, ठीक है, 80 रुपए आपने किलो वो एप्पल को खरीद के रखा है। अब मान लो मार्केट में एप्पल की जो प्राइस है ना वो बढ़ती है, यानी कि एप्पल की प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो आपको पता है आप उसका सप्लाई बढ़ा दोगे। क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे, बिकॉज आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल यहां पे प्राइस बढ़ के हो जाती है 120 रुपए किलो, यानी कि 1 किलो पे आपका फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। तो सीधी सी बात है आपके अंदर मोटिवेशन ज्यादा आएगा, अब ज्यादा बेचोगे मार्केट के अंदर। तो जब प्राइस बढ़ती है तो हमेशा सप्लायर मोटिवेट होता है और आप मार्केट में ज्यादा बेचोगे, यानी कि उसका सप्लाई जो होगा वो बढ़ जाएगा। यहां पे हमको सप्लायर के व्यू पॉइंट से देखना है, तो ही जाके इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पाओगे। आगे बात करें इसका अपोजिट, यानी वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल मान लो उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है। आपके पास स्टॉक पड़ा है 80 रुपए किलो का और अब इसकी प्राइस हो जाती है 70 रुपीज, तो क्या आप मार्केट में सप्लाई करोगे नुकसान में? आंसर इज नो। आप बोलोगे सर हम क्यों सप्लाई करें, हमको तो यहां पे नुकसान हो रहा है। तो जब प्राइस कम होती है कोई भी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो आपकी जो सप्लाई चेन होती है, यानी कि आपका जो सप्लाई होता है वो मार्केट में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दैट मींस कि प्राइस डायरेक्टली इफेक्ट किस पे करती है, सप्लाई पे करती है। तो यहां पे भी यही चीज देके रखी है। आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है अदर फैक्टर्स। देखो यहां पे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई टॉपिक का नाम है और यहां पे हम लोग अदर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला कौन सा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, अगर मान लो आप कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हो तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना पड़ेगा। यानी कि आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कोई भी चीज का उत्पादन कर रहे हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ खर्चे लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने मान लो पैसा आपके पास नहीं था, आपने किसी से पैसा लिया प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो आपने किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लिया, ब्याज पे पैसा लिया और उसका जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा। और मार्केट में जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपको आपकी जो प्राइस होगी ना वो भी ज्यादा रखनी पड़ेगी और आप मार्केट में कम सप्लाई करोगे। क्यों पता है, क्योंकि आपकी प्राइस ज्यादा है और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी कि आपको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो क्या आपके अंदर मोटिवेशन आएगा गुड्स को बेचने का? आंसर इज नो। दूसरी बात करें तो रेंट पेड ऑन लैंड। मान लो आप जहां पे प्रोडक्शन कर रहे हो उस लैंड का रेंट बहुत ज्यादा है, तो सेम सिचुएशन होगी, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई मार्केट के अंदर
कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको अब ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है उस लैंड के लिए। रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाए तो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी और आपका सप्लाई कम हो जाएगा। अब देखो इसके अपोजिट सिचुएशंस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, अगर मान लो वो हम कम पे करते हैं, यानी कि हमको कम पे करना पड़ता है, जो लैंड है वो हमको कम रेंट पे करना पड़ रहा है, हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो गया है, तो ये सब कम होने से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि उत्पादन करने का जो खर्चा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमको किस में देखने को मिलती है? हमारे सप्लाई में, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब जब सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ता है तो वो अपने सेल्स को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कोई भी सप्लायर के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको आसानी से समझ आया होगा। यानी कि इन शॉर्ट बताऊं तो इसमें एक ही बात बताई है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपका सप्लाई कम होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो आपका सप्लाई ज्यादा होगा। इसके पीछे का रीजन है प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत मायने रखता है कोई भी सप्लायर के लिए। आगे हम लोग बात करें तो वो है नेचुरल फैक्टर्स। अब देखो नेचुरल फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं मार्केट में सप्लाई के लिए। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, नेचुरल फैक्टर ऑल्सो अफेक्टेड द सप्लाई ऑफ कॉमोडिटीज, यानी कि कॉमोडिटी के सप्लाई को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हैवी रेन हो गया, फेमाइन हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। देखो मैंने जो पहला फोटो रखा है वो रखा है हैवी रेन का। यहाँ पे फेमाइन यानी कि सूखापन जिसको हम लोग कहते हैं, बारिश ना गिरना। ठीक है, और ये है साइक्लोन की फोटो, यानी कि जो आंधी आती है, जो हम लोग कहेंगे भवंडर आता है। ठीक है, उस सब की वजह से क्या होता है? सप्लाई में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। यहां पे आप ऐसा सोचो कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहां पे दिया है कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लेके यहां पे सोचना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो या अर्थक्वेक हो, कुछ भी हो, आपको पता है उस टाइम पे सप्लाई हमारा कम हो जाता है, बिकॉज बाढ़ आ गई या बारिश ही नहीं हुई। तो ऐसे सब टाइम पे क्या होगा? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, यानी कि हम मान लो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हमारा प्रोडक्शन ही नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हम लोग मार्केट में सप्लाई कर पाएंगे? आंसर इज नो। ठीक है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर मान लो कि क्लाइमेट कंडीशन हमारे फेवर में है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस थी, अगर ये सारी कंडीशंस ना हो, क्लाइमेट कंडीशन बेहतर हो यानी बेस्ट हो, तो वैसे टाइम पे हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और हमारा मार्केट में सप्लाई भी ज्यादा हो पाएगा। तो याद रखना, नेचुरल फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में सप्लाई के लिए। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कंपीटेबल कमोडिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, एक की जगह पे दूसरा गुड्स यूज करना। ठीक है, बट यहां पे हमको ध्यान में रखना है हम सप्लायर है और एक चीज की जगह पे हम लोग दूसरी चीज का सप्लाई कर सकते हैं। कब ऐसी सिचुएशन होती है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर सब्स्टिट्यूबल कमोडिटीज ऑल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आप हर साल बाजरी का प्रोडक्शन करते थे, आप फार्मर हो, ठीक है, तो हर साल आप बाजरी का प्रोडक्शन करते थे। बट अब होता क्या है पता है? इस साल कॉटन की प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि कॉटन की प्राइस बढ़ गई। आपको ये चीज पता चली कि आप जिस जमीन पे बाजरी उगाते हो ना, आप उस जमीन पे कॉटन भी उगा सकते हो। ठीक है, तो बाजरी की प्राइस मार्केट में अभी क्या है? कम है। तो क्या आप बाजरी उगाओगे या कॉटन उगाओगे? सीधा सा आंसर है कॉटन उगाओगे। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट में प्राइस ज्यादा है। आपकी दोनों में मेहनत उतनी ही है, बट कॉटन से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे? कॉटन को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे और आपका ज्यादा प्रोडक्शन होगा, दैट मीन्स आपका सप्लाई क्या होगा? ज्यादा हो पाएगा। और इसकी अपोजिट सिचुएशन बात करें तो अगर मान लो आप बाजरी नहीं उगा रहे हो तो बाजरी मार्केट में उसका सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इन दोनों प्रोडक्ट्स हमारे लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएबल कमोडिटीज है, यानी कि एक कमोडिटी की जगह पे हम लोग दूसरे कमोडिटी का यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्राइस फैक्टर। एक कमोडिटी की प्राइस दूसरे कमोडिटी के सप्लाई पर इफेक्ट कर रही है, यानी कि उसकी प्राइस कम हो गई है और इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो आप इसका सप्लाई बढ़ाओगे बिकॉज आपको इस पे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दैट इज द रीजन कि सब्स्टिट्यूएबल कमोडिटीज की वजह से सप्लाई चेंज हो सकता है।
आगे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट भी बहुत बड़ा इफेक्ट करता है कमोडिटी के सप्लाई के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंट्री के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज्यादा चीप है, चीप यानी होता है सस्ती है, और बहुत आसानी से आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो और कोई भी कमोडिटी को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है रैपिडली और चीपली यानी कि बहुत सस्ते में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर मान लो उस कंट्री में या उस जगह पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल ही ना हो तो सीधी सी बात है आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इफेक्ट करता है सप्लाई में। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से अवेलेबल है, सस्ता है, तो सप्लाई ज्यादा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा है या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल ही नहीं है तो सप्लाई उस कंट्री में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट फैसिलिटीज एंड फैसिलिटीज ऑफ लोन। देखो ये सारे हम लोग है ना अदर फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है, यहां पे बात की गई है बिजनेस लोन की। देखो यहां पे मैंने फोटो भी दिया है कि बिजनेस में अगर किसी को भी लोन चाहिए, ठीक है, वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है सप्लाई के साथ। पढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लो कोई प्रोड्यूसर है, यानी कि आप सप्लायर समझ लो, प्रोड्यूसर ही सप्लाई करता है मार्केट में, इसलिए कोई प्रोड्यूसर है उसको क्रेडिट फैसिलिटी वो लेता है, ठीक है, और वो मार्केट से लोन लेता है किसमें, लोअर रेट में, यानी कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो मार्केट से लोन लेता है और दे गेट नेसेसरी फाइनेंस और उसको पैसा मार्केट से मिल जाता है। बट अब देखो क्या होगा, उसके पास कैपिटल बढ़ेगा यानी कि बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। अब पैसा बढ़ेगा तो वो पैसे क्या करेगा, पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज करेगा, नहीं, वो अपने धंधे में लगाएगा, यानी कि उससे वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सीधा इफेक्ट हो रही है हमारे सप्लाई पे, यानी कि अगर उसको कम रेट पे इंटरेस्ट पे लोन मिल रही है तो उसकी वजह से सीधा हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा। यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो उसकी सीधी इफेक्ट होती है आपका सप्लाई बढ़ने पे। ठीक है, ये एक पहली सिचुएशन हो गई। दूसरी एक और सिचुएशन हो सकती है, अगर मान लो कोई भी प्रोड्यूसर है उसको फाइनेंस और या तो क्रेडिट फैसिलिटी, एक की बात है, लोन बोलो, फाइनेंस बोलो, क्रेडिट फैसिलिटी बोलो, उसको हाई रेट पे मिल रही है। हाई रेट यानी क्या हुआ, महंगे इंटरेस्ट पे, मतलब कि उसको ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। तो उस टाइम पे उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना वो बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, देखो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूं, हमने पहले भी ये चीज पढ़ी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई पे करना पड़ रहा है कोई भी सप्लायर को, तो उसका खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे का वो बढ़ जाएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, वो बढ़ेगा तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन फैसिलिटी जो बिजनेस लेता है मार्केट से। आगे हम लोग बात करें तो वो है नेक्स्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर गवर्नमेंट पॉलिसी मार्केट में सप्लाई को कैसे इफेक्ट करता है, तो ध्यान से सुनना। इफ गवर्नमेंट लेविड मोर टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, क्या कहा, टैक्सेस यानी कि मान लो जीएसटी है या कोई भी हर एक तरह के टैक्सेस अगर गवर्नमेंट, हमारी कंट्री में तो अभी फिलहाल जीएसटी है, ठीक है, तो जीएसटी अगर कंट्री में गवर्नमेंट बढ़ा देती है उस पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्शन, हम जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम जिस गुड्स को बेच रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ेगा, तो क्या होगा पता है, हमारा प्रोडक्शन सफर करेगा, यानी कि हम लोग कम चीज को प्रोड्यूस करेंगे। क्यों कम चीज को प्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज हमको टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट पे, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है। से फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है वो ये अनाउंस करती है कि आपको टैक्स रिलीफ दिया जाएगा, आपको सब्सिडीज दी जाएगी कि आप कम टैक्स भरोगे चलेगा बट आप बस प्रोडक्शन करो, तो उस टाइम पे क्या होगा पता है, आप जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा दोगे और जिसका रिजल्ट क्या होगा, आपका मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट इफेक्ट है हमारे प्रोडक्शन के साथ यानी कि हमारे सप्लाई के साथ। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे फेवर में है यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छी है तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा, यानी कि हम लोग मार्केट में ज्यादा गुड्स बेच पाएंगे, यानी कि हम लोग टैक्स फेवर में होना मतलब क्या हुआ, हम लोग को टैक्स कम पे करना है। और अगर हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे अनफेवर में यानी कि हमारे सिचुएशन के अपोजिट है तो उस टाइम पे हमको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है एंड देन आफ्टर हमारा जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई पे डायरेक्ट इफेक्ट होती है गवर्नमेंट के
पॉलिसी की, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी है उसकी। आगे बात करें तो नेक्स्ट है पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस। ये चीज याद रखना, देखो अभी एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, श्रीलंका है, यूक्रेन है, ये सब कंट्रीज में क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, यानी कि पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस बहुत ही ज्यादा खराब है। एक टाइम हमारा भी था जब पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस इंडिया के भी खराब थे, बट आज की डेट में बहुत ही बढ़िया हो चुके हैं पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस। इसमें बात करें तो बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि सर ये है क्या, तो आपको एग्जांपल देता हूं। देखो अगर कंट्री के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी, टेररिज्म रहेगा या तो अनरेस्ट रहेगा। अब इन सब का मतलब क्या है, इंस्टेबिलिटी यानी कि बार बार गवर्नमेंट बदलना, जैसे कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी, ऐसे अलग अलग हर 5 साल में गवर्नमेंट बदल रही, या तो फिर पाकिस्तान जैसा है कि हर 3 साल 4 साल में कोई भी गवर्नमेंट अपने 5 साल खत्म नहीं कर रही है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेबिलिटी होना पॉलिटिकल सिचुएशन में। टेररिज्म यानी आपको पता ही है, टेररिस्ट भी बहुत मायने रखते हैं कंट्री के अंदर। अगर टेररिज्म ज्यादा है तो कंट्री का डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगा। एग्जांपल हम लोग सीरिया का ले सकते हैं। फिर अनरेस्ट यानी कि जो बहुत से लोग अगर मान लो रोड पे रैलियां कर रहे हैं, दंगे फसाद कर रहे हैं, तो वैसे सारी सिचुएशन में कोई भी कंट्री का प्रोड्यूसर होगा, यानी कि उत्पादन करने वाला या सप्लायर, उसको क्या लगेगा, उसको फीलिंग ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी, उसको डर लगेगा कि क्या मैं प्रोड्यूस करूं, मार्केट में भेजूं, क्या पता दंगे फसाद हो गए, मेरे गुड्स को जला दिया, तो वो प्रोडक्शन कम करता है। अब प्रोडक्शन कम करेगा तो मार्केट में उसका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि सीधा इफेक्ट है इन सारी सिचुएशन का किसके साथ, सप्लाई के साथ। ऐसा हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं श्रीलंका में। आपको पता ही है श्रीलंका की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, वहां पे अनरेस्ट है, यानी कि लोग बहुत से रोड पे आ गए हैं, लोगों ने दंगे फसाद किए हैं सरकार को हटाने के लिए। तो उसकी वजह से क्या है पता है, पूरे श्रीलंका में सप्लाई जो है ना वो बहुत कम हो गया है। श्रीलंका में सप्लाई होता ही नहीं, मतलब कि इंडिया मदद कर रहा है अभी श्रीलंका की करंट सिचुएशन में। ठीक है, आगे बात करें, अगर मान लो पीस, सिक्योरिटी और प्रोग्रेस कंट्री में है, यानी कि शांति है, सिक्योरिटी, हर एक लोगों को फील हो रहा है कि नहीं हम सिक्योर है इस कंट्री में, प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोड्यूसर को लग रहा है मैं प्रोडक्शन करके माल मार्केट में बेच सकता हूं, तो वैसी कंट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा और मार्केट में सप्लाई जो है वो बढ़ेगा। तो देखो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं कोई भी चीज के सप्लाई से। नेक्स्ट बात करें तो वो है रूमर। रूमर का मतलब होता है अफवाह। अब आपको पता है अफवाह की वजह से भी मार्केट में सप्लाई में इफेक्ट होती है। ठीक है, देखो इफ देयर इज रूमर, अगर मार्केट में ऐसी अफवाह है कि मार्केट में प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है फ्यूचर में, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा पता है, अपने स्टॉक और सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। आप ही समझ लो, आप एप्पल बेच रहे हो, आपके पास 80 रुपए किलो वाले भाव के एप्पल पड़े और आपको ऐसा पता चलता है कि आने वाले टाइम में 150 रुपए या 200 रुपए किलो एप्पल बिकेंगे, तो क्या आप अभी अपना सप्लाई क्या कर दोगे, कम कर दोगे, आप बेचोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में 1-2 दिन के अंदर क्या होने वाला है, प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया एप्पल का, और बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे ऑनियन है या प्याज है, ये सारी चीज में ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, यानी कि रूमर की वजह से कोई भी सप्लायर अपने करंट सप्लाई पे इफेक्ट करता है। इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है। अगर मान लो कोई सप्लायर को यह पता चलता है कि आने वाले टाइम में उसके गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी, यानी कि उसका गुड सस्ता हो जाएगा, तो वो अभी क्या करेगा पता है, सप्लाई बढ़ा देगा, यानी कि उसके पास जो भी स्टॉक पड़ा है ना वो सब बेच देगा। आपने बहुत बार देखा होगा क्लियरेंस सेल लिखा होता है, या तो फिर लिखा होता है लास्ट स्टॉक फॉर सेल, इस तरह से। तो जनरली वो लोग रूमर के बेसिस पे ये सारी चीजें करते हैं कि वो बस अपना स्टॉक खाली करना चाहते हैं। और लास्ट बात करें तो वो है द नंबर ऑफ फर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगी, यानी कि साइज ऑफ फर्म्स एक्सपांड होती जाएगी, तो आपको पता ही है, आप अगर मान लो आप कोई सप्लाई कर रहे हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, या मार्केट में और भी फर्म्स है आपके कॉम्पिटिटर, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो सीधी सी बात है मार्केट का लार्ज स्टॉक, मार्केट में लार्ज स्टॉक प्रोडक्शन होगा, और लार्ज स्टॉक में प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में सप्लाई भी बढ़ेगा। इसकी अपोजिट सिचुएशन भी हो सकती है। ये चीज हमको कोरोना के टाइम पे देखने मिली थी कि बहुत सारी फर्म्स बंद हो गई थी, या तो नंबर्स ऑफ फर्म्स ने अपना बिजनेस डिक्रीज कर लिया था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन एक अनप्रॉफिटेबल हो गया था और मार्केट में सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गया था लॉन्ग रन के अंदर, यानी कम से कम 1-2 साल तक हर एक चीज का सप्लाई में रिकवर आने में वक्त लगा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने ज्यादा फर्म्स यानी बिजनेसेस, एक चीज याद रखना, जितने ज्यादा बिजनेसेस
उतना ज्यादा सप्लाई, और जितने कम बिजनेसेस उतना कम सप्लाई। तो इस तरह से यहाँ पे हमने टोटल 9 पॉइंट पढ़े जो फैक्टर्स अदर देन प्राइस थे। तो बेसिकली दो तरह के ही फैक्टर्स है, एक है प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट या कमोडिटी और फैक्टर अदर देन प्राइस। एक और आखिरी में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या अभी तक आप लोग ने हमारी बीकॉम की जो सुपर अफोर्डेबल प्राइस में जो बैच स्टार्ट हुई है वो ज्वाइन नहीं की, तो अभी के अभी आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो और हमारे बैच को ज्वाइन करो, ठीक है, जिसकी जो प्राइस है वो 1999 है, जिसमें हम लोग मंडे टू सैटरडे एवरीडे लाइव क्लास पढ़ाते हैं, एज वेल एज आपको रिकॉर्डेड क्लास की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।